नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे आज अपन बात करेंगे कुंभा के बारे में। चर्चा हो गई, कुंभा के पुत्र राइमल के बारे में चर्चा करते हैं। बात कर रहे हैं कुंभा के पुत्र कि कुंभा के दो पुत्र है। बड़े का नाम उद्दा है तथा छोटे के नाम राइमल है। राइमल कुंभा के अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था तथा राइमल ने इसकी हत्या कर दी। राइमल ने हत्या की, इस कारण राइमल को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है राइमल को, उद्दा को। और उद्दा को आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। बिजली गिरने से मृत्यु हो गई उद्दा की। अब बचा राइमल। अब हम बात करते हैं राइमल के बारे में। राइमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से हुआ। श्रृंगार देवी से विवाह हुआ राइमल का तथा श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी बनवाई। गोसुंडी बावड़ी बनवाई श्रृंगार देवी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राइमल ने अर्जुन की देखरेख में एकलिंग नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। एकलिंग नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अब बात करते हैं राइमल के पुत्रों के बारे में। यह मेवाड़ में है राइमल। राइमल के 3 पुत्र। बड़े का नाम है पृथ्वीराज जगमाल, पृथ्वीराज जेमल और संग्राम सिंह, या शॉर्ट में कह सकते हैं सांगा। राइमल के 3 पुत्र पृथ्वीराज, जेमल और सांगा, तीनों के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था कि आगे का भावी शासक कौन बनेगा। तो तीनों पहुंचे एक पंडित के पास पहुंचे और पंडित से अपने हस्तरेखा दिखाई कि आगे का शासक कौन बनेगा बताओ। तो पंडित ने बताया कि आगे का जो राजयोग है वो तो सांगा का है। संग्राम सिंह का बताया आगे का। फिर तीनों में झगड़ा हो गया तो इनका चाचा मिलता है, जो चाचा के कहने पर एक बिमल गांव की चारणी जो देवी का अवतार मानी जाती है, बिमल गांव की चारणी जो देवी का अवतार मानी जाती है, इनके काका के कहने पर तीनों यहाँ पहुंचे बिमल गांव की चारणी के पास। सबसे पहले मंदिर में गया पृथ्वीराज जाके एक बड़ी सी चट्टान सी पड़ी पत्थर, उस पे बैठ गया। फिर जेमल गया, जेमल भी बैठ गया। सांगा गया, फिर सांगा ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। तो एक शेर का खालड़ा था बाघ का, उस पे जाके बैठ गया सांगा। जैसे ही माता आई तो प्रणाम किया कि मेवाड़ के राजकुमार है, हमारे उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा है, तो आप ही हमारे इसका निपटारा कीजिए। तो बिमल गांव की चारणी ने कहा कि बाघ की खाल पर कौन बैठे हैं? सांगो क्यों बाघ की खाल पर तो मैं बैठी हूँ, क्यों जा तू ही बना लो शासक। सांगा को बताया तो फिर तीनों में झगड़ा हो गया। पृथ्वीराज ने तलवार निकाली और सांगा के किया अटैक। सांगा पर किया अटैक पृथ्वीराज ने, तो सांगा की एक आंख चली जाती है, इसमें आंख चली जाती है। फिर सांगा यहाँ से आता है श्रीनगर। सांगा आ गया यहाँ से श्रीनगर करमचंद पंवार के पास। यहाँ से करमचंद पंवार के पास आ जाता है। फिर ये 2 भाई बसते हैं, पृथ्वीराज बसता है और जेमल बसता है। सांगा आ जाता है करमचंद पंवार के पास। पृथ्वीराज और जेमल और राइमल के समय यह पड़ता है टोडा का जो शासक था उसका नाम था राव सुल्तान था। इसकी पुत्री का नाम मिलता है ताराबाई।
ताराबाई। पुत्री का नाम मिलता है ताराबाई। टोडा पर मल्लू खां के भाई लल्लू खां ने आक्रमण किया, कि अजमेर का मल्लू खां का भाई था लल्लू खां। मल्लू खां के भाई लल्लू खां ने टोडा पे आक्रमण किया और टोडा छीन लिया राव सुल्तान से। और सुल्तान तथा इसकी पुत्री आ जाते हैं रायमल के पास। रायमल के पास आते हैं तो रायमल से बताते हैं, रायमल इसे कुछ जागीरी दे देता है और वहाँ रहते हैं। फिर इसका छोटा पुत्र आता है जेमल। जेमल आके पूछता है राव सुल्तान से कि आप अपनी पुत्री से मुझे एक बार मिला दो। तो सुल्तान ने कहा अच्छा यहाँ की क्यों आ कदों रिवाज आपने चालू होगी पहली देख वाली क्यों, हाँ देख वाली होगी लेकिन मैं मिलबो चाहूँ क्यों नहीं, क्यों ब्याह करनी है तो साफ साफ कहता है ब्याह करा देशूँ, लेकिन मिलबा इलबा काम पहली कोनू है। ये कैरजिया का सालांठा पड़े राव सुल्तान, तो इसके साले ने कर दी हत्या। जेमल की हो गई हत्या। अब बच्चा पृथ्वीराज। अब राव सुल्तान ने कहा कि जो भी मुझे टोडा वापस दिलाएगा मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब पृथ्वीराज को भी उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ये जाता है यहाँ टोडा पे और टोडा के लल्लू खां और मल्लू खां को मारता है और टोडा पे वापस अधिकार हो जाता है राव सुल्तान का। राव सुल्तान का अधिकार हो जाता है और ताराबाई और पृथ्वीराज का विवाह हो जाता है। ताराबाई और पृथ्वीराज का दोनों का विवाह हो जाता है। और ताराबाई की याद में यहाँ अजमेर में जो अजमेर दुर्ग उसका नाम तारागढ़ पड़ा। तारागढ़ पड़ा। लेकिन कहानी तो कुछ और थी कि पृथ्वीराज की बहन सिरोही में, पृथ्वीराज की बहन का विवाह किया हुआ था सिरोही में। सिरोही में विवाह किया हुआ था तथा इसका जीजा इसे इसकी बहन को परेशान करता था। तो पृथ्वीराज आया, समझाया, जीजा जी को समझाया, जीजा जी मान गए और जाती टाइम लड्डू दे दिए कि साला जी ये खा लीजिए आगे जाता। जब पृथ्वीराज कुंभलगढ़ दुर्ग के पास पहुंचा वहां उसने वह लड्डू खा लिया और वही उसकी मृत्यु हो गई। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के पास मृत्यु हो गई। वहीं इसकी 12 खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग के पास। इस पृथ्वीराज की भी हत्या हो जाती है। पृथ्वीराज के बाद में एक बार श्रीनगर करमचंद पवार के पास यहाँ पेड़ के नीचे सो रहा था। जैसे सूर्य का धूप चेहरे पे पड़ा तो एक नाग सामने आके इसके छतरी तान लिया ऐसे। तो करमचंद पवार ने देखा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। फिर कुंभा से पूछा, कुंभा से क्या सांगा से पूछा कि तुम कौन हो। तो सांगा ने बताया कि मैं मेवाड़ के राजकुमार हूँ, मेवाड़ का राजकुमार हूँ, रायमल का सबसे छोटा पुत्र हूँ मैं। तो रायमल को दी सूचना और सांगा को यह लाया गया और सांगा बनता है अब मेवाड़ का शासक। अब मेवाड़ में आ गया सांगा। मेवाड़ में सांगा आ गया तो मेवाड़ में सांगा का राज्याभिषेक कराया गया। राज्याभिषेक के समय बताओ दिल्ली का शासक कौन है? दिल्ली का शासक। कि मेवाड़ का जब राज्याभिषेक हो रहा, मेवाड़ में जब सांगा का राज्याभिषेक हो रहा था तो इसके समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली के शासक का नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, वही सिकंदर लोदी है जिसने जाम्बोजी के कहने पर गौ हत्या पर रोक लगाई थी राज्याभिषेक के समय। कि सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी है। वैसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सांगा का राज्याभिषेक हो रहा था तो दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी है। अब सिकंदर लोदी के बाद में दिल्ली का शासक बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, दिल्ली का शासक आ गया इब्राहिम लोदी। तथा इब्राहिम लोदी के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है बाबर। बाबर, ठीक है। अब बात करते हैं सांगा की। सांगा के कुछ उपनाम है, उनकी जानकारी होना चाहिए। उपनाम, पहला उपनाम है कि सांगा के हस्सी गाँव थे। सांगा के हस्सी गाँव थे। अगर जिस व्यक्ति के 80 घाव हो जाते हैं शरीर पर, वो शरीर एकदम खोखला सी रहता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भग्नावशेष। भग्न प्लस अवशेष यानी भग्नावशेष। भग्नावशेष, भग्नावशेष। इस कारण इसे तोड़ने का है सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष का है सांगा को, पहली उपाधि हो गई। दूसरी की बात करते हैं
कि सांगा ने जब खानवा युद्ध जाने से पहले सभी हिंदू राजाओं को एकत्रित किया था, यानी उनके नेता बना था सांगा। इस कारण इसे हिंदू पथ कहा जाता है। हिंदू पथ, हिंदू पथ या हिंदू पति। पति का मतलब हो गया स्वामी, सभी का स्वामी, हिंदू पति, हिंदू पथ या हिंदू पति भी कहा जाता है। ये इसके दो नाम है। 80 गांव सांगा के थे, 100 गांव समुद्र गुप्त के थे। समुद्र 100 गांव समुद्र गुप्त के, समुद्र गुप्त के थे 100 गांव और 80 गांव थे सांगा के। ठीक है, सांगा हो गया उपनाम। अब इब्राहिम लोदी तथा सांगा के बीच में, सांगा के कुल 5 युद्ध होते हैं, उन सभी के बारे में पहले जानकारी होना चाहिए। 5 युद्ध कौन कौन से? सबसे पहले हो गया खातौली, खातौली का युद्ध। दूसरा युद्ध हो गया बांडी, बांडी का युद्ध। नंबर 3 गागरोन, गागरोन का युद्ध। नंबर 4 बयाना का युद्ध। नंबर 5 खानवा का युद्ध। सांगा ने 5 युद्ध गए और 5 युद्धों में ही सांगा की पूरी जीवनी है। इन 5 युद्धों में पूरी सांगा की जीवनी होगी कंप्लीट। बात करते हैं खातौली युद्ध। खातौली युद्ध हुआ था 1517 में, बांडी होता है 1518 में, गागरोन होता है 1519 में और बयाना और खानवा होता है 1527 में। दोनों होते हैं 1527 में। ठीक है, बात करते हैं खातौली युद्ध और बांडी युद्ध। सबसे पहले शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। ये दोनों युद्ध होते हैं इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी रहता है। इसमें सांगा विजय रहता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। अगले की शासक करते, ये आ गया बीच में, ये आ गया 2 लास्ट में। और इन 2 लास्ट वालों का युद्ध होता है इसके बाद शासक बनेगा बाबर। इसका होता है बाबर के साथ। पहले दो के साथ इब्राहिम लोदी के साथ, अंतिम दो के साथ बाबर के साथ, जिसमें बयाना युद्ध में तो सांगा विजय रहता है, लेकिन खानवा युद्ध में हार जाता। खानवा सबसे लास्ट है, लास्ट के बाद में अंतिम मृत्यु होती है व्यक्ति की। हो गई 1527 में होते हैं दोनों। अब बीच में आ गया गागरोन, बीच में गागरोन आ गया, तो यहाँ बीच में कौन होगा? यानी भारत के बीच में लगभग मालवा रहता है, तो मालवा का शासक है महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड रहता है। ठीक है, हो गया। अब एक युद्ध के बारे में गहनता से चर्चा करते हैं। सांगा, बात कर रहे हैं सांगा के बारे में। अब आ गया इधर दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी आ गया। इब्राहिम लोदी आक्रमण करता है सांगा पे। यहाँ होता है युद्ध खातौली का युद्ध। दोनों के बीच में युद्ध होता है खातौली का युद्ध होता है 1517 में। 1517 से 1518 के बीच में होता है। लगभग 1517 ही मिलती है तारीख। खातौली का युद्ध होता है 1517 में। इस युद्ध में सांगा विजय हो जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से विजय होती है। इस युद्ध में सांगा के पहले से एक आंख तो फूटी हुई थी, अब इसमें हाथ भी कट जाता है और एक पैर भी कट जाता है, लेकिन जैसे तैसे ये युद्ध जीत जाता है। अब सांगा के बड़े चर्चे होने लगे कि दिल्ली के शासक को हरा दिया सांगा ने। अब सांगा का क्षेत्र हो गया इतना कि दिल्ली के शासक को हरा दिया सांगा ने, दिल्ली के शासक को हरा दिया था। अब इब्राहिम लोदी सोच रहा है कि युद्ध करूं या नहीं करूं, और तो कि तकदीर से बिगड़ी तकदीर बना ले, खुद पर भरोसा है तो एक दाव और लगा ले। चलो कि एक दाव और लगा लेते हैं। फिर इब्राहिम लोदी और निकलता है इधर से, इब्राहिम लोदी इधर से निकलता है। इधर युद्ध होता है बांडी का युद्ध होता है रिया सांगा और इन दोनों के बीच में। इस युद्ध में भी सांगा विजय रहता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। 2 बार इब्राहिम लोदी को हरा देता है सांगा। फिर सांगा के बड़े चर्चे होते हैं कि दिल्ली के शासक को 2 बार हरा दिया। फिर सांगा का क्षेत्र हो गया इतना, यानी लगभग दिल्ली के पास आ गया सांगा। फिर एक शासक और आता है मालवा का, इधर पड़ता है मालवा। मालवा के शासक का नाम है महमूद खिलजी सेकंड। महमूद
खिलजी, महमूद खिलजी सेकंड, कि मालवा के शासक का नाम मिलता है महमूद खिलजी सेकंड, कि सांगा, महमूद खिलजी के और सांगा के बीच में युद्ध होता है गागरोन दुर्ग के लेकर, गागरोन दुर्ग को लेकर। ये गागरोन दुर्ग पर अधिकार करने आता है, तो इधर से सांगा आता है सेना लेकर, और इसको भी जैसे ये घोड़े से गिरता है खिलजी, पकड़ के सीधा ले आता है मेवाड़, पकड़ के ले आता है घोड़े से, और लगभग 3 महीने, लगभग 3 माह तक रखता है, फिर वापस छोड़ देता है। सांगो को दादो को नाम है कुंभो, कुंभा, कुंभो भी महमूद खिलजी प्रथम ने 6 महीना तक कैद रखकर और वापस छोड़ देवे। जी ये दादो करया भी है, पोता करया है सांगा। ठीक है, ये तो हो गए इनके बारे में युद्ध। ये हो गया गागरोन का युद्ध, गागरोन। अब सांगा की बड़ी लड़ाई होगी बाबर के साथ। इधर आ गया भारत में सांगा, और दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी, दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी, और मेवाड़ में है सांगा। 2 बड़ी सत्ता है। और इधर फरगना, फरगना से आया था बाबर, फरगना से कौन है? बाबर, फरगना से बाबर आया था। अब बाबर सबसे पहले दिल्ली पे अधिकार करेगा। दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक है। अब बाबर के पास हमारे वाले सांगा और इब्राहिम लोदी के पास भाला तलवारें ये है, लेकिन बाबर के पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई, जैसे तोप हो गई, बारूद हो गई, बंदूक हो गई, ये सभी एक्स्ट्रा चीजें हैं बाबर के पास। इसके कारण बाबर हर युद्ध जीतता है। बाबर करता है इब्राहिम लोदी पे आक्रमण, तोप का गोला दागता है और इब्राहिम लोदी मैदान में मारा जाता है। पहला शासक जो मैदान में लड़ता हुआ मारा गया, मैदान में मारा गया इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है, तो यहां दिल्ली पे आ जाता है अब बाबर, दिल्ली पे आ गया बाबर। अब इधर सांगा भी सपना देख रहा है कि दिल्ली पर तो मारो ये अधिकार वो लो। अब सांग को भी सोचा कि दिल्ली पर तो अधिकार आपा ही बैठा लाई कुर्सी पर, तो दिल्ली वाली पर तो यार उनने बाबर आर पहली बैठ जाए। अब बाबर का 3-4 युद्ध जगह पहली बार की जानकारी ले लिया। भारत में कशा कशा युद्ध करया। पहलो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा नंबर 3, पानीपत हो गया, खानवा हो गया, चंदेरी हो गया, चंदेरी हो गया और घाघरा हो गया। कि बाबर का भारत में 4 युद्ध है, 4 युद्ध पर ही विजय बाबर की हुआ है। ठीक है, बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, 1527, 1528 और 1529। ये हो गया। पानी पियो, खानो खायो, चाय पी और घर गियो। पानी पियो, खानो खायो, चाय पी और घर गियो। बाबर का 4 युद्ध, 4 युद्ध के माने बाबर विजय रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, खानवा का 1527 में होता है, चंदेरी 1528 में और घाघरा 1529 में। ठीक है, अब दिल्ली की सत्ता पर आ गया बाबर। अब बाबर और सांगा के बीच में युद्ध होगा। दिल्ली के सत्ता पर आ गया जहरुद्दीन बाबर, बाबर आ गया दिल्ली की सत्ता पर। इधर मेवाड़ में है सांगा, मेवाड़ में सांगा की सांगा का क्षेत्र आमेर के पृथ्वीराज खच्चा इधर तक हो गया। तो इधर एक बयाना पड़ता है दुर्ग, कि बयाना दुर्ग पर सांगा का अधिकार था, लेकिन बाबर आता है और बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और मेहंदी ख्वाजा को, अपने एक व्यक्ति को छोड़ दिया, उसका नाम है मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, कि मेहंदी ख्वाजा को छोड़ देता है। यहाँ बयाना दुर्ग पे मेहंदी ख्वाजा को छोड़ता है। जैसे सांगा को पता चलता है, सांगा भी तैयारी करेगा जाने के लिए, लेकिन सांगा जाने से पहले एक राजपूती परंपरा होती है, वह अपनाता है। उसका नाम है पाती परवन, पाती परवन, पाती परवन अपनाता है। यानी सभी राजपूत या हिंदू राजाओं को निमंत्रण भेजता है कि मैं एक विदेशी सत्ता से लड़ने जा रहा हूं, अगर थे भी थोड़ा बहुत योगदान कर सको तो चालो मारी सागर।
पाती परवन बेचे तो बेचते हटू आवे बीकानेर। बीकानेर का शासक आता है कल्याणमल। बीकानेर का शासक कल्याणमल आता है और मारवाड़ का आता है मालदेव। उस समय मालदेव राजा नहीं था, मालदेव का पिता था राजा। बीकानेर का कल्याणमल आ जाता है, मालदेव आ जाता है, मारवाड़ का नागौर का खानजादा आ जाता है और मेड़ता का वीरमदेव आ जाता है। आमेर का आ जाता है पृथ्वीराज कछा आ जाता है। सादरी का जाला अज्जा आ जाता है और गोगुंडा का जाला सज्जा आ जाता है। इधर करके इधर का बारमल आ जाता है। ऐसे करके सभी इसमें सात राजा 9 राव 104 सरदार आते हैं। 7 राजा 9 राव 104 सरदार आते हैं और बयाना की ओर रवाना हो जाते हैं सेना। अब बाबरनामा में बताया जाता है कि इसके पास लगभग 2,20,000 सेना थी, लेकिन तबकाते बताता है तबकाते के अनुसार बताई जाती है इसके पास 1,20,000 के लगभग सेना थी। अब जैसे ही सांगा इधर से रवाना होता है लेके युद्ध पूरी सेना को, तो 1,20,000 सेना है, तो यहाँ कुछ सैनिक थे सांगा बाबर के। तो सैनिकों ने सांगा की सेना को देखा तो पीछे का छोर ही दिखाई नहीं दे रहा था, तो बाबर के सैनिक भाग छूटे, भाग के आ गए यहाँ। अब बाबर था यहाँ आगरा में था बाबर, आगरा में था बाबर। अब बाबर के पास आ गए सैनिक, 1-2 कुछ हाथ लगे और यहाँ पे सांगा का हो गया अधिकार। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सांगा खानवा का युद्ध जीत जाता, लेकिन सांगा यहाँ बयाना के आगे नहीं गया। अगर आगे जाता तो आगरा दिल्ली से यानी बयाना से कुछ दूर नहीं था। आगरा 30 से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी रहती है आगरा और बयाना के बीच में, लेकिन जाता तो आराम से जीत पाता। लेकिन सांगा की सबसे बड़ी यही भूल थी कि इस बाबर को 1 महीने का समय दे दिया, कि 1 महीने का समय दे दिया बाबर को युद्ध की तैयारी करने के लिए, और यही सबसे बड़ी हार मानी जाती है सांगा की। अब इधर बाबर भी तैयारी कर रहा है और बाबर बुरी तरह से डरा हुआ है। इधर है बाबर कि बयाना पर तो अधिकार हो गया सांगा का, लेकिन बाबर बुरी तरह से डरा, और बाबर से भी खतरनाक उसके सैनिक डरे हुए हैं कि कुछ सैनिक सांगा के हाथ लगे थे। वो जाके वहां बाबर के सैनिकों पहुंचे, उन्होंने पूरा माहौल ही खराब कर दिया वहां जाके कि सांगा की सेना का तो पिछला छोर ही दिखाई नहीं दे रहा है, कि 1,20,000 सेना में छोर दिखाई नहीं देता है। इस कारण सैनिकों ने भी और भी ज्यादा डरा दिया। लेकिन अब बाबर कर रहा तैयारी युद्ध की, बाबर आना चाहता है खानवा में, कि खानवा के वजह से सांगा को हराना इंपॉर्टेंट हो गया है, कि सांगा हारेगा तभी हम भारत में स्थायी रूप से टिक सकेंगे। बाबर इसलिए आना चाहता है भारत में कि यहाँ फरगना में पड़ता है कि फरगना में रोज दंगे होते हैं, तो बाबर इस दंगों से परेशान हो गया और कुछ सुरक्षित स्थान देख रहा था कि सुरक्षित स्थान भारत है। लेकिन बाबर के बारे में विस्तार से इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ तो कुछ जो बाबर के इंपॉर्टेंट बातें आती है हमारे राजस्थान को लेकर, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं बाबर के बारे। अब बाबर सैनिकों को समझा रहा है कि हम सांगा पे अटैक करेंगे, लेकिन सैनिक डरे हुए, सैनिक बिल्कुल ही नहीं करेंगे। बाबर ने कहा कि तुम पे एक जो कर लगता है तमगा कर, कि तुम पे जो तमगा कर लगता है वो मैं माफ कर दूंगा। फिर भी सैनिक के कोंजवा में मना कर देते, सैनिक फिर भी नहीं जाते। फिर बाबर दूसरा हथियार अपनाता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो फिर भी मान रहा कोनी सैनिक। बाबर कहे कि मैं कोई लूट मार की खातर को नहीं आयो, मैं आपने इस्लाम का प्रचार की खातर आयो, इस्लाम का प्रचार की खातर। तो सैनिक बोला कि बाबर ते कदों इस्लाम को प्रचार करे लगा, ते तो सुबह शाम एक गुटक ले नहीं तो क्या खुला है। फिर इस्लाम को प्रचार किया। अब बाबर ने जी इस्लाम को ना लियो बोतना पड़ी जगह तोड़ी, क्यों आज के बाद में कदे शराब कौन पी उधार, हाथी कौन लगा उधार, ये क्यों। फिर भी सैनिक मान रहा, सैनिक बुरी तरह से डरे हुए थे, नहीं मान रहे। अब फिर बाबर ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेंगे। अब यहाँ पड़ता है बयाना। अब बयाना पर बैठा यहाँ सांगा आके। अब सैनिक कह रहे हैं कि हम तो वापस आएंगे फरगना। फिर बाबर कह रहा है कि आप जाओगे कैसे,
कि जाओगे कैसे, आपको जाना पड़ेगा बयाना के रास्ते से होकर, लेकिन बयाना पर तो सांगा बेटा है, आपका मरना तो तय है। अब चाहे लड़के मरो या ऐसे भाग के मरो, मरना तो तय है आपका। अब अगर आप लड़के मरोगे तो आप शहीद कहलाओगे, और ऐसे मरोगे तो कुछ नहीं कहलाओगे। फिर सैनिक सोचा कि चलो ठीक है, मरबो बेकार है भी, चालो लड़ भाई। अब सांगो जी के बाबर जी के क्यूआरन तैयार तो कर लिया। अब उसी आया खानवा का मैदान में, बाबर समझा रन तैयार कर लिया, अब आया है खानवा का मैदान में। ये आ गया खानवा का मैदान, रूपवास तहसील भरतपुर, खानवा पड़ता है रूपवास तहसील भरतपुर। आ गया खानवा, रूपवास तहसील भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। अब खानवा इधर से आएगा बाबर और इधर से आएगा सांगा। सांगा आता है तो सांगा यहाँ बीच में है, हाथी के ऊपर, हाथी के ऊपर सांगा। सांगे कुछ सेना इधर है, कुछ सेना इधर है, कुछ सेना इधर है, हो गई। सांगा है बीच में, लेकिन बाबर के क्या है कि आगे आगे सबसे पहले सैनिक है, आगे आगे, उसके पीछे है तोपे। बाबर इतना खतरनाक डर चुका था कि तोपों को भी आपस में बंधा दिया, आपस में बंधा दिया तोपों को भी। यहाँ है तोपे, और तोपे के पीछे फिर सैनिक है, फिर सैनिक है, और फिर सबसे लास्ट में बैठा है बाबर। इसे कहते हैं तुलगुमा पद्धति, तुलगुमा पद्धति, तुलगुमा पद्धति, है तुलगुमा पद्धति, ठीक है। अब बाबर यहां बैठा, इसके साथ बाबर का पुत्र भी आया है हुमायूं, वो भी देखने आया नजारा। हुमायूं यहां है, हुमायूं। अब हमारे क्या है कि राजा सबसे आगे आगे हो जाता है, अगर राजा पर अटैक हो गया तो अगर राजा घायल तो सभी सेना इतर बितर हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या है कि राजा सबसे पीछे है, कितने सैनिक मरो राजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, राजा जब तक जिंदा है तब तक सेना तैयार है। फिर बाबर क्या होता है कि जैसे सांगा की सेना आगे बढ़ रही थी, सांगा की सेना आगे बढ़ी, इन्होंने जैसे पहले पड़ाव को तोड़ा, पहले पड़ाव को तोड़ा, तो बाबर क्या था कि मान लीजिए कि बाबर के पास 50,000 सैनिक है, यानी इसके पास 2 गुणे है तो इसके पास 1 गुणे सैनिक है, इतना कम थे। लेकिन इस सांगा के पास लगभग 1,20,000 सैनिक थे। तो मानो कि बाबर के पास 50,000 सैनिक है, तो बाबर क्या करता, 30,000 सैनिकों को तो मैदान में उतार देता। इन 30,000 सैनिकों को तो मैदान में उतार दिया, बाकी के बच्चे 10, 10, 20 18 उतार दिया, 10,000, 10,000 उन्हें आज सैनिकान ओनली आराम के लिए छोड़ दो, रेस्ट के लिए। अन आप कह सका जैसे रिजर्व सैनिक, रिजर्व सैनिक है, रिजर्व। अब जी बाबर की सेना आगे बढ़ रही है, पहले पड़ाव को तोड़ा, तो इसने इन रिजर्व सैनिकों को दिया आदेश, ये बड़े खतरनाक घुड़सवार होते हैं, तो पीछे से आते हैं, ये पीछे से आते हैं, इधर अटैक करते हैं, इधर से आके पीछे से आके अटैक कर देते हैं ये। अब सांगा की सेना बीच में आ गई, आगे ही बाबर की सेना, पीछे भी बाबर की सेना। अब सांगा की सेना आ गई बीच में। अब जैसे तोप चलाने का आदेश दिया तो एक तीर लगता है सांगा के जाके, सांगे के तीर लगते ही सांगा हो जाता है घायल। सांगा आता है नीचे, हाथी से नीचे पड़ जाता सांगा। जैसे ही पड़ता है तो सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हुआ राणा का क्या हुआ। लेकिन कुछ सरदारों के कहने पर कि हाथी पर कोई ना कोई तो बैठेगा, नहीं तो सैनिक भाग छूटेंगे। फिर हाथी पर बैठने के लिए कोई शासक ही चाहिए, उत्तरदायी। अब उत्तरदायी कौन है, तो यहाँ था रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुड़ावत को कहा कि रतन सिंह चुड़ावत आप ही हो आगे के शासक, तो रतन सिंह चुड़ावत कि आगे के शासक तो आप ही हो। लेकिन रतन सिंह चुड़ावत मना कर देता है। क्यों कर देता है? इसलिए मना कर देता है कि रतन सिंह चुड़ावत उस चुंडा का वंशज है जिसने कभी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं और मेरे वंशज कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। फिर इसने मना कर देता है। तो आगे का रतन सिंह चुड़ावत कहता है कि झाला अज्जा को बैठा दो, तो मैं यहां बैठता है गद्दी पर झाला अज्जा। झाला अज्जा बैठता है गद्दी पर, मेवाड़ की पर झाला अज्जा बैठता है। और सांगा को यहां लाया जाता है बचा के बसवा दोसा। सांगा को यहां से निकाल कर लाया जाता है बसवा दोसा। अब ये सभी मारे जाते हैं,
सभी मारे जाते। लेकिन इन बाबर की सबसे बड़ी गंदी आदत एक ये थी कि ये जहाँ भी विजय करता, विजय के बाद जितने भी काफिर हो गए, जैसे हिंदू और मुस्लिम, अब मैं एक काफिर हूँ कि मैं इस्लाम को नहीं मानता तो मैं एक काफिर हूँ, जैसे अब हिंदू हो गया तो हिंदुओं के लिए तो ये काफिर ही हो गए सभी। इसने क्या किया कि सभी काफिरों के सर कटवा के एक दीवार खड़ी कर दी और जश्न मनाता है। लेकिन बाबर को भी एक डर सता रहा था कि अभी पूरी हिंदू सेना मिट्टी नहीं है, कि इधर था मेदिनी राय को मालवा के राजपूतों का उत्पत्तिदाता माना जाता है, कि मालवा के राजपूतों में सबसे खतरनाक था मेदिनी राय। अब सांगा को लाया गया बसवा दोसा से सांगा जैसे भी होश में आए, उन्होंने कहा कि रतन सिंह जी कहाँ है, आमेर की पृथ्वीराज कच्चावा गए, उनके बारे में पूछा तो कहा कि वे सब तो मारे गए। अब सांगा मान नहीं रहा है कि मैं जाऊंगा वापस और मैं बाबर से बदला लूंगा, लेकिन कैसे ऐसे कह के इसको लाया गया रणथंभौर में 2-4 दिन रुकिया सांगा, फिर भी हट कर रहा है कि मैं बाबर के साथ लड़बा जासू हाल भी। उन्होंने बाबर आ रहे मेदिनी राय ने हराबा आ रहे बाबर, तो अटबयाना का सारा आएगा रणथंभौर। कि रणथंभौर पर बैठे हैं सांगो रणथंभौर पर बैठे हैं, तो जे सांगा अंठा पड़ियो कि मेदिनी राय ने हराबा निकल गए बाबर, तो सांगो के पाचे टोल रहे लेर को ले रहे कि चाल कटक चल मैं आ रही हूँ जे आयो। लेकिन सांगा के सैनिकों में 2 गुट बन जाते हैं, एक तो वह गुट रहता है जो लड़ने वाला रहता है, एक वो रहता है जो पीछे हटने वाला रहता है। अब जो दूसरा गुट रहता है वो सोचते हैं कि 1,20,000 सेना होकर भी हम बाबर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये छोटी सी सेना बाबर का क्या बिगाड़ लेगी। इसी कमजोरी का एक गुट द्वारा कहा जाता है कि सांगा को कालपी में जहर दे दिया जाता है, कालपी में जहर दे दिया जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सांगा को जहर नहीं दिया गया, सांगा तो इतना घायल हो चुका था कि उसकी तो स्वतः ही मृत्यु हो गई। सांगा की मृत्यु हो जाती है तथा इसकी छतरी, सांगा की छतरी है मांडलगढ़ सांगा की छतरी है, तथा सांगा का स्मारक भी मांडलगढ़ में ही है। अब बात करते हैं कि सांगा का चबूतरा कहाँ है। चबूतरा है बसवा दोसा में चबूतरा है। चलो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।